रही है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले पर बंगाल के गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने सुरक्षा में चूक पर सवाल उठाए हैं, यानी सुरक्षा में चूक हुई थी, इसको लेकर सवाल राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल की रिपोर्ट जो कहती है उसके मुताबिक राज्य सरकार ने नड्डा की सुरक्षा का सही से इंतजाम नहीं किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस को बीजेपी अध्यक्ष के कार्यक्रम की पहले से सूचना थी, फिर भी पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। तो राज्यपाल को रिपोर्ट देने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट ये कहती है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई थी, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस को सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। पहले से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कल हमला हुआ था डायमंड हार्बर जब जेपी नड्डा जा रहे थे उस दौरान, और इसकी शिकायत गृह मंत्रालय से की गई थी। बीजेपी की तरफ से बाकायदा अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से कहा था कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपे, और इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, तो वहीं आशिका सिंह कोलकाता से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए जरा विस्तार से बताएं कि राज्यपाल की रिपोर्ट क्या कहती है, कौन कौन से वो कारण रहे, वो वजह रही, किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना घटी। देखिए, राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि किन परिस्थितियों में ये पूरी की पूरी घटना हुई। जो तय प्रोटोकॉल होते हैं किसी भी वीआईपी की स्टेट विजिट के, वहाँ पालन नहीं किया गया। और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई राष्ट्रीय पार्टी या फिर किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष जब प्रदेश की यात्रा कर रहा है तो वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करे। चूँकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है और वीआईपी प्रोटेक्टी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त है। और जब वो ट्रैवल करते हैं तो स्थानीय पुलिस के साथ एक समन्वय होना चाहिए और जहां भी जाते हैं एक थाने से दूसरे थाने के बीच में वो बराबर सूचना मिलनी चाहिए। लेकिन कल की घटना में ऐसा नहीं हुआ, समन्वय की यहाँ पर कमी दिखी। रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुख्य सचिव और डीजीपी को कम्युनिकेट किया गया कि तुरंत आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये भी कहा गया है, ये भी पूछे गए हैं सवाल, बताया गया है रिपोर्ट में कि राज्य सरकार को बराबर ये भी कहा गया है कि आप कोई भी जो वीआईपी आने वाले दिनों में विजिट करता है प्रदेश को, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जाए। तो एक विस्तृत यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है और ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में इससे संबंधित अन्य जानकारी भी राज्यपाल सचिवालय गृह मंत्रालय को मुहैया करवाएगा। जी, लेकिन बाध्यता कितनी होगी राज्य सरकार पर, और ऐसा हुआ क्यों? जो सवाल राज्यपाल की तरफ से उठाए गए हैं उन पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आशिका आपके पास आती हुई, ये बहुत बड़ी जानकारी अमित दे रहे हैं कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि कोई भी वीआईपी प्रोटेक्टी अगर जाता है, उसका कार्यक्रम होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल फॉलो होता है। लेकिन क्या फिर वहां पर इन तमाम चीजों की अनदेखी हुई, इन तमाम चीजों का समन्वय नहीं था स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच? देखिए, पहले दिन जब जेपी नड्डा पहुंचे तो पायलट कार जो पुलिस की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसको लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही थी। जैसे ही वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी झड़प भी होती है। पुलिस वहां पर कहीं भी नजर नहीं आती है। कल की जो घटना है वहां पर साफ देखा गया कि पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी वहां पर खड़ी थी और जो प्रदर्शनकारी थे वो रास्ते के बीच में कहीं लेट रहे थे, कहीं धक्का मारकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक से जा रहे थे उनको गिरा रहे थे, लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, कांच की बॉटल्स भी फेंक रहे थे। पुलिस की भूमिका पे सवाल इसके बाद उठना तो लाजमी है। अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह की घटना हुई जेपी नड्डा के काफिले पर, जेपी नड्डा के साथ, उनके नेताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी के नेता तो सवाल खड़े कर ही रहे थे। खुद केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, निंदा की थी, पीयूष गोयल ने भी निंदा की थी। गृह मंत्रालय में कोई बैठक है क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस तरह की जानकारी आ रही है, आपके पास क्या जानकारी?
देखिए, इस मामले को लेकर कोई अलग से कोई बैठक नहीं है, ये बात एकदम पुष्टि करता हूं मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा हमारी सहयोगी आशिका जिक्र कर रही थी, पायलट कार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है स्थानीय प्रशासन पुलिस की, वो इस केस में तुरंत मुहैया करवानी जानी चाहिए थी और यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस बात का भी जिक्र, जाहिर सी बात है, इसकी पूरी संभावना रिपोर्ट में होगा। तो बेहद गंभीरता से गृह मंत्रालय ने इस पूरे के पूरे प्रकरण को लिया है। पहले राज्य सरकार से जानकारी मांगी और उसके बाद राज्यपाल सचिवालय, राज्यपाल से जानकारी मांगी, और अब जब जानकारी में ये बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि जो वहां की प्रशासन है, पुलिस है, उन पर इस बात का दबाव जरूर बढ़ेगा कि तुरंत कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। जी अमित, आप रहिए हमारे साथ, आशिका आप भी। लेकिन इस बीच बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ममता बनर्जी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि जो हमला हुआ उसके पीछे बीजेपी के ही लोग थे। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बंगाल से ममता सरकार का सफाया हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन स्वागत जैसे आपका यहाँ पर हुआ, उसे क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रम्बल डाउन कर गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सिस्टम्स कोलैप्स कर गए और कट मनी यहाँ पर पूरी तरीके से फल फूल रहा है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दमनकारी नीति चलाए हुए हैं हमारे बंगाल की जनता पर। ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करे, लड़ाई की तैयारी करे, लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़े। और मुझे दिख रहा है कि बंगाल की जनता ने उनको नमस्कार कह दिया है, ज़मीन उनकी खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। आने वाले इलेक्शन में वो करेंगे। जहाँ तक आपने सिटी ऑफ जॉय कहा या बंगाल के बारे में, तो बंगाल तो बहुत रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र जी की कल्चर के लिए जाना जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, सांस्कृतिक और अध्यात्म की धरती है। लेकिन ममता जी ने इसको ऑल टाइम लो ले आकर के खड़ा कर दिया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बंगाल के कल्चर, रिच कल्चर को फिर से उस वैभव पर ला करके खड़ा करें। आप भाजपा अध्यक्ष हैं, आप देश भर में घूमे हैं, घूमते हैं, क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा है? जो आज हुआ उसे कैसे कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ममता जी का टॉलरेंस लेवल राजनीतिक दृष्टि से वह है नहीं, इसलिए वो उनका प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास ही नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने राजनीतिक जीवन गुजारा है उसमें हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि उनका विश्वास प्रजातांत्रिक तरीकों पर है नहीं। और जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल करती हैं वो उनके संस्कार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके नहीं होते हैं और बंगाल की जनता, मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे बंगाल के संस्कृति को आघात पहुँचता है। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। आने वाले चुनाव के पहले क्या सीएए लागू होगा, ज़मीनी हकीकत बनेगा? देखिए, वो एक्ट बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का विषय है। लॉ बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, जैसे रूल्स बनेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा। चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, ममता आरोप लगा रही हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है, कहती हैं कि मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। ममता जी बेबुनियाद बातें कहती हैं। ममता जी का राजनीतिक तौर तरीका लोगों को हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि एक सेंसेशनलाइज करके राजनीति करने का है। हमें उनके सब तौर तरीके मालूम हैं, इसलिए हम कभी भी उनके सेंसेशनलाइजेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से आराम से बंगाल की जनता
उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अंतिम सवाल, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि कोई राजनीतिक कारण है उसके पीछे? देखिए, राजनीतिक दल उसमें अपने आप को शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन हम किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ बातचीत करते हुए सच्चाई सामने लाएं और उनको भी हम इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स किसान के पक्ष के हैं। यदि उनको नहीं पसंद है तो उनको ऑप्शन भी है, तो वो उस ऑप्शन को की तरफ चले जाएं, लेकिन जो लोग रिफॉर्म्स चाहते हैं उनको भी रास्ता देना ये हमारा काम है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। एक छोटा सवाल और, बहिरागतो बाहरी और की जो राजनीति चल रही है, ममता खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं और बीजेपी के जो भी नेता हैं सबको बाहरी बताती हैं। जिस तरीके का जीवन और जिस तरीके की राजनीति वो कर रही हैं, वो बंगाल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है क्या? इज दैट बंगाली? इसलिए सबसे पहले तो बंगाल के संस्कृति के लिए और बंगाल के अध्यात्मवाद के लिए और बंगाल की राजनीति के लिए जिस लो लेवल पर उन्होंने लाल दिया है वो बंगाल के लिए खुद ही खतरा बन गई है। दूसरी बात रही कि बाहरी लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की रक्षा की, आचार्य देव ने देश की रक्षा की, 2 जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और द्वितीय अध्यक्ष रहे। क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं होता कि उनकी विचारधारा बंगाल में पनपे और आगे बढ़े? हम बाहरी हो गए क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारधारा को स्थापित करना हम बाहरी हो जाएंगे? और वो जो आए दिन रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनकी बातों का निरादर करती हैं, वो बंगाली हो गए। तो बहुत बड़ी बात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहते हुए कि ममता बनर्जी खुद बंगाल के लिए खतरा है। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित और आशिका। आशिका, आपके पास आते हुए, यानी अमित बहुत बड़ी जानकारी दे रहे कि राज्यपाल की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर मान लिया गया कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी, स्थानीय पुलिस को सूचना पहले से थी। तो अब यह सवाल खड़ा होगा कि पुलिस का काम तो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, नियमों को फॉलो करना है, फिर आखिर वो नियम पालन क्यों नहीं किए गए नड्डा के कार्यक्रम के दौरान, और किस वजह से, किस मकसद से? पुलिस की भूमिका पर जाहिर है सवाल उठना। पहला, जैसा मैंने बताया, पायलट कार नहीं दी गई। दूसरा, जब वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। दोनों दल के जो लोग हैं या दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो भिड़ गए, लेकिन पुलिस वाले तब भी वहाँ नहीं आए। कल की घटना जो हुई वहाँ भी पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन कुछ करते विशेष नज़र नहीं आए। और ये जानकारी थी उन्हें कि इसी रास्ते से जेपी नड्डा का काफिला गुजरने वाला है। बावजूद इसके वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, और उन्हें हटाया नहीं गया पहले से। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर के राज्यपाल ने भी सवाल पूछा है डीजी से, बिल्कुल प्रमुख सचिव से, लेकिन जवाब कि क्या ये मसला सिर्फ कानून व्यवस्था का था? क्या पुलिस ने खुद से कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया, या इसके पीछे कुछ और? क्योंकि हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि पुलिस का काम तो नियमों को फॉलो करना है। अब अगर नियम फॉलो नहीं हुए तो ये मसला क्या सिर्फ कानून व्यवस्था का है, या फिर जिस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते इस तरह का कदम उठाया गया था? इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन इस सबके बीच बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर एक बार फिर से हो गया है शुरू। बीजेपी की मजबूत होती नींव को देखकर दीदी के दुर्ग में इस कदर हलचल मची हुई है कि बम बंदूक के साथ पत्थर भी चलने शुरू हो गए हैं। 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस खूनी राजनीति का चश्मदीद बनना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक रैली को संबोधित करने के लिए जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेताओं की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, पथरा हुआ हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। नड्डा जी का गाड़ी का ऊपर आक्रमण हुआ था, कैलाश जी का गाड़ी का कांच वांच टूट दिया था। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र।
थी, उसको रोक करके मोबाइल, हमारे पॉकेट से मोबाइल, पैसा छीन लिया गया और मारा गया। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर जिस तरह से पथराव किया गया, जान लेने की कोशिश की गई, रोकने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र में इससे बड़ी हत्या कुछ नहीं हो सकती। क्या हिंसा से बचाएंगी दीदी अपना दुर्ग? पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान से पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र नजर आने लगा है। खूनी झड़पों के बाद अब विपक्षी दलों को रोकने के लिए हमलों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष की मजबूत होती राजनीतिक जमीन को कमजोर करने के लिए बंदूक और बम के साथ अब पत्थरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में परचम लहरा चुकी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है। बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में अभी से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पार्टी का लगभग हर बड़ा चेहरा यहां अपनी मौजूदगी से दीदी के किले में सेंध लगाने की कवायद कर रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में हैं। यहाँ वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना स्थित डायमंड हार्बर में भी जेपी नड्डा की एक रैली थी, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मजबूरन बंगाल की खूनी राजनीति का चश्मदीद बनना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पथराव किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लाठी, डंडे और पत्थरों से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। इस हमले में जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उनके साथ दूसरी गाड़ी में चल रहे कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पार्टी के झंडे लहराए, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल को सड़क पर गिरा दिया गया। यही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला कितना भयावह था। हालांकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन जेपी नड्डा की गाड़ी पर पत्थरों के निशान बयां कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर हमला किया। तस्वीरों से भी ये जाहिर होता है कि जैसे ही जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियां डायमंड हार्बर पहुंची, अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये लोग टीएमसी का झंडा लहरा रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कैलाश विजयवर्गीय तो जिस गाड़ी में सवार थे, उस पर बेहिसाब पत्थर बरसाए जा रहे थे। देखिए कैसे उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके गए। जेपी नड्डा के काफिले के साथ बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे भी चल रहे थे, जिनमें शामिल हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा। खैर,
हमलावर भीड़ से किसी तरह बचते बचाते जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय रैली स्थल तक पहुंच गए, लेकिन तब तक गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, खून से लथपथ कार्यकर्ता और कैलाश विजयवर्गीय के जख्म साबित कर चुके थे कि बंगाल में खूनी राजनीति का इतिहास कभी थमा ही नहीं। लेफ्ट पार्टियों के दौर से शुरू हुआ सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर कारवां पे जितनी भी गाड़ियाँ थी उनकी तस्वीरें अगर हम देखें, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं बुरी तरह से। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, इनकी गाड़ियों के शीशे बुरी तरह से टूट गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो ये काफिला जेपी नड्डा का जैसे ही आगे बढ़ा डायमंड हार्बर की तरफ, उनके ऊपर जो है हमला किया गया। और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनका ये कहना है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी, जान बचाकर किसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर गाड़ी जिन पर पत्थरबाजी हुई है, आपको चोट लगी? आपको चोट लगी? जिस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर चल रहे थे, लगभग उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस बात से शायद अनजान कि उन्हीं के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया जा रहा है। हालांकि दीदी अपनी रैली से बीजेपी पर ही शब्द बाण छोड़ रही थी। चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। दीदी बीजेपी को बंगाल की पार्टी भले ही न मानती हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि इसी बीजेपी ने दीदी के किले को ढहाने की कवायद इस कदर तेज कर रखी है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खोते जा रहे हैं। बीजेपी बंगाल में जंगल राज, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दों को जोर शोर से उछाल रही है और शायद उसी का नतीजा है कि गुरुवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सारी हदें तोड़ दी, अपने पैरों से बीजेपी के झंडे को रौंदा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया। हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कैलाश जी को ऊपर अटैक किया, मुकुल रॉय पर अटैक किया, हमारे श्री प्रकाश जी के गौरव पर अटैक किया, गाड़ी तोड़। ये प्रजातंत्र है क्या? ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगला है क्या? ये श्री अरविंदो का बंगला है क्या? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का सदुपत्य का बंगला है क्या? मित्रों, ये हमको ध्यान में रखना है कि ममता का बंगाल चौल लेना, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का बंगाल धनक रहे। इस बात का हमको नाम चिल्ला चिल्ला के बोले और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी ने अब बंगाल में हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। तो बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और तो और बंगाल पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। जबकि कोलकाता के गांधी मूर्ति में रैली कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पत्थर खुद ही फिकवाए ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके और टीएमसी को बदनाम किया जा सके। তোমার 50টা গাড়ির কনভয়, তার মধ্যে প্রেসের কনভয় 30টা, তার মধ্যে বাইকের কনভয় আবার 40টা। তাহলে কে দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তার মানে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে, লেজুর কাজ, লেজুরের গাড়ির যে বলে না টেল কার, পেছনে যে কারটা যায়, টেল কারে একটা কাঁচের ওতে একটা ইট এসে পড়ছে,
তো বন্ধুটা কে দেখলো, কি করে দেখলো, ছবিটা কি করে তুললো, ভিডিওটা কি করে তৈরি হলো, এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी पर हमलावर हों, लेकिन जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से बंगाल का राजनीतिक घमासान और ज्यादा गंभीर हो गया है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की करतूत को जोर शोर से उछाल रही है। बंगाल में जंगल राज का नारा बुलंद किया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। दादा, जेपी नड्डा कल आए थे, उनके काफिले पर हमला, क्या कहेंगे? हमला तो इससे नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी हुआ। मैं खुश हूं कि कोई बीजेपी का नेता को नहीं लगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है शायद ये हमला भी सजाया हुआ था। जेपी नड्डा को विजिट के कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, तो कुछ ईंटा फेंकने से वो फ्रंट पेज में चला आया। तो पुलिस उसको जांच कर रहा है, पता चलेगा कि कौन किया। मुख्यमंत्री तो बताई है कि जो भी किया उसको खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो मेरा एक ही सवाल रहता है, जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर में जाने का क्या जरूरत है, अगले दिन भवानीपुर में जाने का क्या जरूरत है? के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। हम उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है। आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। हमारे बीच कृषि संबंध जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी। एक्सेलेंसी, हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। पिछले वर्ष हमारे सशस्त्र बलों का सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्रों में भी हमारे संयुक्त प्रयास बढ़ रहे हैं। यह भी संतोष का विषय है कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है, चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो
या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। गुजरात और अंदिजों की सफल भागीदारी के मॉडल पर अब हरियाणा और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखा बन रही है। एक्सेलेंसी, आपके नेतृत्व में उज्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और भारत में भी हम रिफॉर्म्स के मार्ग पर अड़िग हैं। इससे पोस्ट कोविड काल में हमारे बीच आपसी सहयोग की संभावनाएं और बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा में और इस चर्चा से इस प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं अब आपको आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं। तो आपको बता दें, इंडिया उज्बेकिस्तान के वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए ये बताते हुए कि किस तरीके से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कई समस्याओं को लेकर संयुक्त प्रयास रहे हैं, संयुक्त कोशिशें रही हैं, किस तरीके से संकट के काल में भी दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है। उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया उज्बेकिस्तान समिट में हिस्सा ले रहे हैं और अब उज्बेकिस्तान के समकक्ष दोनों देशों के बीच संबंधों पर, दोनों देशों के बीच साझेदारी पर बोलते हुए और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की ओर कूच शुरू कर दिया है। तो दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी ये कि दिल्ली की तरफ किसानों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। प्रियंका लगातार वहां पर बनी हुई है। प्रियंका, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते गायत्री, आप देखिए तमाम किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे फिलहाल आपको NH9 पर नजर आ रहे हैं और महज 20 मीटर की दूरी है पुलिस की बैरिकेड से और यहाँ फिलहाल आप देखेंगे कि इनको यहीं बैठ जाने के लिए कहा जा रहा है। इनके जो तमाम लीडर्स यहाँ पर है वो उनको यहीं बैठने के लिए कह रहे हैं। तमाम लोग जो हैं पीछे तक आपकी नजर जाएंगी तो तमाम किसान जो है इसी NH9 को ब्लॉक किए हुए हैं। ये गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता है और फिलहाल तमाम लोग यहीं बैठ गए हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से 10-20 मीटर की दूरी भी नहीं है जहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग, पुलिस की बैरिकेडिंग, अर्धसैनिक बल, पुलिस, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। पर फिलहाल ये लोग यहीं रुके हुए, इनसे बात करते हैं कि किस वजह से ये लोग यहाँ आए, किस लिए आप लोग यहाँ तक आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि प्रधानमंत्री इन तीनों काले कानून को वापस ले, हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप यहीं रुकेंगे आप लोग? हम यहाँ तक आए हैं, उसके बाद आगे भी जाएंगे। अच्छा, अब क्या आगे क्या करेंगे? आप आगे कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। हाँ, यहीं बैठेंगे। वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ आप लोग बैठे हुए थे, यहाँ किस लिए? प्रधानमंत्री को आज हम दिल्ली के अंदर में जोश है और प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया है। अगर नहीं मानेंगे तो किसानों का जो ठंडा नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं 10 मीटर की दूरी भी महज नहीं है पुलिस के जो बैरिकेडिंग है उसके साथ और तमाम किसान यहाँ पर हैं। इनके साथ जो लीडर्स है वो उनको यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठ जाएं और फिलहाल किसान जो है महज 10 मीटर की भी दूरी अब तो नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीमेंटेड बैरिकेडिंग पे खड़े हो गए हैं किसान, झंडा यहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है और लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि किसानों का कितना जोश है वो प्रधानमंत्री को दिखाने की कोशिश किसान आज कर रहे हैं कि जो 3 कानून है उनको लेकर 16वां दिन है आज आंदोलन का। और उसके बाद ये तस्वीरें आपको NH9 से दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम किसान जो है वो दिल्ली के लिए जो रास्ता है उसकी तरफ बढ़ गए हैं और आप देखेंगे कि जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग इनको रोकने के लिए इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर भी ये तमाम लोग खड़े हो गए हैं नारेबाजी कर और यहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं लोग कह रहे हैं कि यहीं पर बैठ जाए। पर फिलहाल आप देखेंगे पीछे की तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ बैरिकेड पे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हें उतारने
की कोशिश भी लगातार चल रही है और फिलहाल यहाँ तमाम किसान जो है वो आपको NH9 पर दिल्ली की तरफ दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर दिखाएं तो मैडम जो प्रोटेस्ट करना था, हम लोग का यही था, दिखाना था कि हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ये एक नेचुरल है, खालिस्तान वाली कोई बात ना हो पाए। ये सारी बातों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया है कि हम लोग सब एक साथ हैं और हम लोगों को किसी को तंग करने का कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। लोगों को तंग ये नहीं करना चाहते हैं, जो बता रहे हैं बस अपना शक्ति प्रदर्शन किया है कि ये तमाम लोग जो हैं वो आगे बढ़ने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन फिलहाल इनको यहाँ से जो इनके किसान नेता हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो इनको कह रहे हैं कि यहाँ से आप वापस चलिए, यहाँ पर बैठ जाइए। और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है। रिकॉर्डिंग भी पुलिस इनकी कर रही है कि ये लोग कहाँ तक आगे बढ़े हैं, क्या कुछ इनकी मंशा है। पर फिलहाल अगर बात करें तो तमाम किसान नेता जो है इन लोगों को वापस ले जा रहे हैं। जी गायत्री। बिल्कुल, तो बैरिकेड के बीच किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन ये कहते हुए कि हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिए।